नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि क्यों 498A के केसेस यानी कि दहेज प्रताड़ना के केसेस जो कि इंडियन पिनल कोड में डलते हैं, 92% केसेस 498A के फेल हो जाते हैं कोर्ट में जाकर के। कोर्ट में 92% केसेस में अक्यूज्ड या उसके परिवार वाले जो भी अक्यूज हैं वो बरी हो जाते हैं और सिर्फ 8% ऐसे केसेस हैं जिसमें कि कोई सज़ा होती है। तो क्यों ऐसा होता है? क्यों परिवार वाले या पति या उसके परिवार वाले बरी हो जाते हैं? क्यों सज़ा नहीं हो पाती है? आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले यदि आपको चैनल पसंद आ रहा है और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, लीगल क्वेरी है, तो प्लीज़ आप अपनी क्वेरी कमेंट्स में या मेरे ईमेल आईडी पर ज़रूर भेजिए ताकि मैं उसका आपको ज़रूर रिप्लाई दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें सबसे बड़ी कमी कहाँ पे आती है। देखिए, सबसे बड़ी कमी इसमें आती है कि जो एक 498A का प्रोसेस है फाइल करने का या उसमें FIR होने का, बड़ा ही मैकेनिकल सा प्रोसेस हो गया है। क्योंकि जो बाकी ऑफेंसेस होते हैं 498 के अलावा जो भी ऑफेंसेस होते हैं उसमें पुलिस पूरी छानबीन तफ्तीश करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, और अगर कोई ऑफेंस बनता है या केस बनता है तभी वो चालान फाइल करती है, नहीं तो वहाँ पे क्लोजर रिपोर्ट भी दे देते हैं। लेकिन 498A के केसेस में ऐसा नहीं होता है क्योंकि लड़की का पक्ष की तरफ से बहुत प्रेशर होता है कि 498 केस में आपने पूरी तरह इसको लड़के के ऊपर हावी हो जाना है, उसके परिवार वालों पे हावी हो जाना है, चाहे वो केस ठीक हो या गलत हो। अभी मैं उसमें मेरिट्स में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन लड़की वाले या उसके पक्ष जो होते हैं उनको यही होता है कि केस में कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर हो लड़के के ऊपर या उसके घर वालों के ऊपर। इसलिए लड़की जब कंप्लेंट देती है तो उस पर उनको प्रेशर होता है कि FIR करें। हालांकि इस पे सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी जजमेंट्स आ गई हैं अब कि आपको एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी पड़ेगी, और अरेस्ट में काफ़ी अब जजमेंट्स आ गई हैं कि आपको बिना बात के अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप अगर अरेस्ट करना है तो आपको मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी अरेस्ट के लिए। तो उसके बावजूद भी ऐसा देखा जाता है कि इसमें FIR हो जाती है, और पुलिस जो है इसमें कभी भी मैंने देखा नहीं आज तक कि इसमें क्लोजर रिपोर्ट दे दे कि नहीं कोई ऑफेंस नहीं बनता है। तो इसमें चार्जशीट फाइल होती है और फिर केस कोर्ट में चलता है। तो ये बड़ा ही मैकेनिकल सा हो गया कि एडवोकेट्स को भी पता है, जजेस को भी पता है कि इसका काफ़ी मिसयूज़ हो रहा है, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्यों ऐसे केसेस फेल हो जाते हैं। देखिए, एक तो मैंने आपको बता दिया रीज़न कि ये प्रोसेस ये ऐसा बन गया है कि ये काफ़ी मैकेनिकल सा लगने लग गया है। उसके बाद जो भी कंप्लेंट होती है लड़की की, अब देखिए हम कंप्लेंट को अब थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे कि कंप्लेंट में बहुत ही कई बार सिंपल एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं या बहुत ही कॉमन एलिगेशंस होते हैं जो कि आपको हर एक कंप्लेंट में देखने को मिलेंगे। आप कोई भी 498A की कंप्लेंट उठाएंगे तो 90% केसेस में सेम ही एलिगेशंस होंगे। और वो एलिगेशंस मेनली क्या होते हैं कि ठीक है जी, मेरे साथ जो है ससुराल में मारपीट की गई, मुझसे दहेज की मांग की गई, मेरे को टॉन्ट किया गया, ताने मारे गए, मेरे को मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर किया गया, और इस तरह से एलिगेशंस लगा करके और फिर लास्ट में जो मुझे जो है अभी घर से बाहर निकाल दिया मारपीट करके या कुछ भी ऐसा कोई एलिगेशन लगा करके। तो ऐसे में क्या ये जो एलिगेशंस हैं क्या ये फुलफिल करते हैं उस एविडेंस को जिससे कि सज़ा हो सकती है कि उसको। और दूसरी चीज़ ये भी देखने में आती है कि सभी को ही लपेटे में ले लिया जाता है कि हस्बैंड तो है ही है, उसके खिलाफ तो मेन एलिगेशंस होते ही हैं, और साथ में बाकियों का भी नाम डाल दिया जाता है कि उसने ये किया, उसने वो किया। तो ये चीज़ें भी देखने में आती हैं कि बहुत ही कॉमन एलिगेशंस कंप्लेंट में दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो भी एलिगेशन होते हैं, देखिए मैं ये बात कर रहा हूँ 90% केसेस की। जो रिमेनिंग 10% केसेस होते हैं उसमें जो भी एडवोकेट होगा या जो भी कंप्लेनेंट होती है वो अपने जो भी फैक्ट्स होते हैं उनको, जो रियल फैक्ट्स होते हैं उनको लिखते हैं। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक खाना पूर्ति करने के लिए करते हैं, लेकिन 90% केसेस का मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब ये क्यों ऐसे केसेस फेल होते हैं
क्योंकि देखिए, एक तो जो भी एलिगेशन होते हैं बहुत ही जर्नल से होते हैं और बहुत ही वेग होते हैं। कुछ भी उसमें स्पेसिफिकली नहीं बताया जाता कि क्या किसने किया, कि कौन सी डेट को, कौन से मंथ में, कौन से ईयर में क्या ऑफेंस किया गया कि उसके द्वारा या उसकी फैमिली के द्वारा, जो भी उसको क्रुएल्टी का फेस करना पड़ा, चाहे वो मेंटल क्रुएल्टी है, चाहे वो फिजिकल क्रुएल्टी है, तो कहीं भी कोई चीज़ स्पेसिफिक नहीं होती। बड़े ही जनरल से, बड़े ही वेग से एलिगेशन होते हैं कि ठीक है जी, मेरे साथ वहाँ पे मार पिटाई की गई, मेरे को वहाँ पे उन्होंने टॉर्चर किया, मेरे को उन्होंने वहाँ पे तंग किया, मेरे को मेंटली हरेस किया। और साथ ही ये भी है कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका क्या स्पेसिफिक रोल है, वो कहीं भी एलिगेशंस में नहीं आता है। जहाँ जहाँ स्पेसिफिक एलिगेशंस होते हैं वहाँ वहाँ पे फिर भी पुलिस और कोर्ट्स उनको बड़े ध्यान से देखती हैं कि कहीं किसी का रोल है और उसका कोई एविडेंस भी है। अब हम बात करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं कि वेग एलिगेशन हो गए, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, कोई डेट, मंथ, ईयर कुछ भी नहीं दिया होता, फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व कर दिया, क्या कोर्ट इन बेसिस के ऊपर अक्यूज्ड को या उसके परिवार वालों को सजा कर सकता है? क्या है उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, क्या सिर्फ स्टेटमेंट्स से या कोई एलिगेशन सिर्फ लगा देने से क्या कोर्ट उनको सजा कर देगा? क्या उनकी एविडेंशियरी वैल्यू है? देखिए, कोर्ट का बड़ा ही सिंपल सा फंडा है कि जो भी आपकी कंप्लेंट है या जो भी एलिगेशंस हैं, तो अगर उसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं है तो कोर्ट को बहुत ही मुश्किल होती है किसी भी इंसान को कन्विक्ट करने के लिए, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो उसके पेरेंट्स हों। तो और कोर्ट ये भी समझता है कि आजकल ये केसेस बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहे हैं, सिर्फ हरासमेंट के लिए रह गए हैं। तो ऐसे में सच्चाई को जानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ट्रेंड बन गया है इस चीज़ों का। लेकिन अब एविडेंस की बात करें, अगर आपने अपने एलिगेशंस के साथ एविडेंस लगाए हैं तो ही कन्विक्शन होगी, नहीं तो कन्विक्शन नहीं होगी। तो यदि हम बात करें कि यदि आप मारपीट की बात कर रहे हैं तो आपका कोई ना कोई MLC यानी कि मेडिकल लीगल रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी आपका केस स्ट्रांग बनेगा मारपीट को लेकर के। यदि आप कह रहे हैं कि हाँ भी दहेज आपने दिया या उन्होंने और मांगा, तो उसकी आपने यदि कोई दहेज दिया है तो उसके आपके पास बिल्स होने चाहिए, या जो भी आइटम्स वगैरह हैं उसकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह होनी चाहिए। जैसा कि कई बार शादी के दौरान जो है फ़ोटो खींचते हैं या बिल्स होते हैं, वो आपको देने चाहिए पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पे, तभी आपका केस स्ट्रांग बनेगा शुरू से ही। उसके बाद यदि कोई आपके पास ऑडियो या वीडियो का सबूत है, कोई एविडेंस है ऐसा जो कि आपके पास ऑडियो वीडियो में आपने सेव किया है, तो उसको भी आपको प्रिजर्व करके रखना चाहिए और जब ज़रूरत पड़े तो कोर्ट में या पुलिस को देना चाहिए। हालांकि उसको प्रूव करने के और अलग से कई स्टेप्स हैं कि उसकी FSL में जाके उसकी जांच होगी कि वो ठीक तरह रिकॉर्डेड है, सही इंस्ट्रूमेंट पे है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कहीं कोई फैब्रिकेटेड है, कोई उसमें अलग से कोई चीज़ जोड़ के लगा दी गई है या कोई चीज़ उसमें से काट ली गई है। तो ऐसी चीज़ें भी देखती हैं कोर्ट्स उसकी FSL रिकॉर्ड से। तो और उसके बाद देखिए, अब एक और मेन चीज़ आती है कि जब कोई विटनेसेस लड़की की तरफ से आते हैं तो मेनली उसमें देखा जाता है कि वो विटनेस इंडिपेंडेंट है या कि इंटरेस्टेड विटनेस है। तो ऐसे केसेस में ज़्यादातर देखा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो विटनेसेस होते हैं वो लड़की से कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं, उसके फादर मदर या उसके कोई रिलेटिव होते हैं। तो ऐसे में जो भी वो एविडेंस देते हैं, ओरल एविडेंस, क्योंकि उनकी ओरल एविडेंस होगी कि हाँ वो कहेंगे कि हमने ये चीज़ देखी, ठीक है ना। अगर उन्होंने खुद नहीं देखी है कोई चीज़, सिर्फ आके बस बता रहे हैं कि मुझे तो लड़की ने बताया, इस करके मैं यहाँ पे आके बता रहा हूँ, तो उसकी तो एविडेंशियरी वैल्यू वैसे ही ख़त्म हो जाती है। अगर वो आके बता भी रहे हैं तो भी कोर्ट ये एक माइंड बनाती है कि ये इंटरेस्टेड विटनेस है कि इंडिपेंडेंट विटनेस है, और मोस्टली इंटरेस्टेड विटनेस को जो है वो क्रेडिबल नहीं मानते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ वो बताते हैं जो कि उन्होंने देखी है और उसका कोई उसको कोरोबरेट भी करती है कोई चीज़, वो कि उसका साथ में सपोर्टिंग एविडेंस भी है कोई, तभी जाके कोर्ट उनकी एविडेंशियरी वैल्यू को मानती है। तो ये कुछ रीजंस हैं कि एविडेंस का ना होना, सिर्फ एलिगेशंस लगाने से कुछ नहीं होता। जब तक कि एविडेंस नहीं होगा, आपकी स्टेटमेंट को आपको कोरोबरेट करना पड़ेगा, उसके साथ आपको सपोर्टिंग एविडेंस भी लगाना पड़ेगा। एलिगेशन देखिए कोई कुछ भी लगा सकता है, लेकिन उसको जब तक प्रूव नहीं होगा तब तक कोर्ट कन्विक्शन नहीं करती है। और इसीलिए ज़्यादातर केसेस में आज की डेट में यदि लड़की अपने हस्बैंड और अपने जो हस्बैंड के फैमिली मेम्बर्स हैं उनको इन्वॉल्व कर लेती है, और पुलिस को भी ये पता है कि फैमिली मेम्बर्स को तो इसने ऐसे ही लपेट दिया है, तो ऐसे में कोर्ट्स या पुलिस ये
शुरू में ही उनको या तो निकाल देते हैं, उनको एंटिसिपेटरी बेल भी बहुत जल्दी मिल जाती है, अनटिल अनलेस कि उनका कोई बहुत स्पेसिफिक रोल हो तो ही उनको इन्वॉल्व किया जाता है। नहीं तो ये ज़्यादातर देखा जाता है कि सिर्फ लड़के के खिलाफ ही अब केस किए जाते हैं, और उसमें भी जैसे मैंने आपको बताया कि 90% 92% केसेस में एक्विटल हो जाती है, लड़का बरी हो जाता है और केस खत्म हो जाता है, कोई सज़ा नहीं होती है। सिर्फ 8% ही ऐसे केसेस हैं जिसमें कि सज़ा होती है। तो ये रीज़न था आपको समझाने का कि क्यों ऐसे केसेस फ्लॉप हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं, कोर्ट कुछ भी नहीं उसमें करता और कोई सज़ा नहीं होती, एक्विटल हो जाती है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें कि आपको बताया मैंने कि क्यों ऐसे केसेस 498A के केसेस खारिज हो जाते हैं जिसमें एक्विटल हो जाती है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया, यदि आपको चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो अगली बार हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।